हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करवा रखा था। रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट किसे कहते हैं, है ना। जब रिएक्शंस आपकी मल्टी स्टेप्स में होती है तो उसमें एक से ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट होंगी और दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एक लोअर एनर्जी स्टेट बनती है। उस एनर्जी स्टेट को क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट कहा जाता है। उन दोनों ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन में लोअर एनर्जी का आपने रिएक्शन प्रोग्रेस का एक डायग्राम देखा था। मैंने डायग्राम बनाया था इस तरीके से, मल्टी स्टेप्स हो रही हैं तो ऐसे होंगी एक से ज़्यादा। तो ये दो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। इन दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एक कंपैरेटिवली लोअर एनर्जी का एक स्टेट बनती है जिसको क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट कहा जाता है। इंटरमीडिएट कहाँ बनेगा? जब रिएक्शन आपकी मल्टी स्टेप में होती है। जब रिएक्शन आपकी किस में हो रही हो? मल्टी स्टेप्स में हो रही हो तो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। क्लियर? आज हम ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बारे में स्टडी करेंगे। आपके सिलेबस में 6 रिएक्टिव इंटरमीडिएट दिए हुए हैं, एक एक करके हम उनके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। कौन कौन से दिए हुए हैं सबसे पहले तो हम उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इस इंटरमीडिएट का जो लाइफ टाइम है वो देखो, दो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, इसकी कम थी। इट मीन्स इसकी लाइफ टाइम थोड़ी सी ज़्यादा होगी, थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा स्टेबल होगा, तो हम इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, जबकि ट्रांजिशन स्टेट को तो हम आइसोलेट कर ही नहीं सकते क्योंकि इनकी लाइफ टाइम तो बहुत ही कम होती है। ये इतने अनस्टेबल होते हैं कि जैसे ट्रांजिशन स्टेट बनी वो या तो कोई एक सिंगल स्टेप है तो प्रोडक्ट में या वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं, या फिर कोई ऐसा है तो वो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इनकी लाइफ टाइम तो बहुत ही कम होती है, हम इनको आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन इंटरमीडिएट की लाइफ टाइम थोड़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, इसलिए हम इनको आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं और इनके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बारे में ही स्टडी करेंगे। हम पढ़ेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट। देखो कौन कौन से। पहला पढ़ेंगे हम कार्बन फ्री रेडिकल, सेकंड पढ़ेंगे कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन, थर्ड हम पढ़ेंगे कार्बन आयन, फोर्थ हम पढ़ेंगे कार्बीन, फिफ्थ हम पढ़ेंगे नाइट्रीन और 6 पढ़ेंगे हम एरीन्स। एक एक करके ये इन इंटरमीडिएट्स को हम स्टडी करेंगे। इन इंटरमीडिएट्स की शेप स्टडी करेंगे, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, कौन से टाइप की शेप बनाता है, उसके बाद इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा है, कौन से क्लीवेज से किस तरीके से कौन से टाइप की रिएक्शंस में इस तरीके का बनेगा इंटरमीडिएट, वो हम स्टडी करेंगे। चलो आज हम सबसे पहले कार्बन फ्री रेडिकल स्टडी करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कार्बन फ्री रेडिकल। पहला
कार्बन फ्री रेडिकल। देखो सबसे पहले हम जानते हैं यदि ये फ्री रेडिकल कार्बन पे हुआ तो कार्बन फ्री रेडिकल कहलाएगा, लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं कि फ्री रेडिकल होता क्या है। किसी एटम या एटम्स के ग्रुप के ऊपर यदि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल कहलाता है। अनपेयर्ड या ओड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है तो वो क्या कहलाएंगे, फ्री रेडिकल कहलाएंगे। और यदि वो कार्बन पे है तो वो क्या कहलाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल कहलाएगा। तो क्या कहा, इफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम possesses odd or unpaired electrons are called फ्री रेडिकल। क्या कहलाएगा वो, फ्री रेडिकल कहलाएगा, जिसके पास ओड नंबर में या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, फ्री रेडिकल कहलाएगा। अब ये जो फ्री रेडिकल बनेगा ये कैसे बनेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कब होंगे, जब हम कौन सा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करेंगे या होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे। दो टाइप की क्लीवेज बताए थे मैंने आपको, बॉन्ड क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में हमने ये कहा था कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक ही एटम के पास चले जाते हैं और एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक पे नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन यदि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स 1-1 करके जाते हैं, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास जाएगा, तो इससे क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे। मीन्स फ्री रेडिकल किससे फॉर्म होते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्म बाय होमोलाइटिक क्लीवेज। बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो हमें क्या मिलेंगे, फ्री रेडिकल मिलेंगे। जैसे हम बात करें Cl2 की, है ना, तो Cl सनलाइट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा। भाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो सनलाइट की फॉर्म में दे दो, हीट की फॉर्म में, थर्मल एनर्जी की फॉर्म में दे दो। मीन्स इसको हीट दी, हमने हीट दी तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन इसका था एक इलेक्ट्रॉन इसका था, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, दोनों सेम ही एटम है तो इक्वल है। तो क्या होगा, इस बॉन्ड का क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। अब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और क्या बन जाएगी, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएंगे। अब जब इस तरीके के कोई क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो कोई हाइड्रोकार्बन्स पे आके अटैक करता है, जैसे हम बात करें CH4 की, तो ये CH4 पे जाके अटैक करेगा फ्री रेडिकल, तो ये क्या करेगा, इसका भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा। क्या करेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और ये CH3 रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में HCl हो जाएगा। यहाँ पे 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, तो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। एक ये हाइड्रोजन रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल तो आपस में बॉन्ड बना के HCl बन जाएंगे और CH3 रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स ये क्या बन गया, कार्बन फ्री रेडिकल बन गया, कार्बन फ्री रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो फ्री रेडिकल कौन से उससे बनते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज से बनता है। कौन से उससे बनेगा, होमोलाइटिक क्लीवेज से फॉर्म होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप के फ्री रेडिकल्स होंगे।
पहले उनकी टाइप हमें पता होगी, कार्बन फ्री रेडिकल्स की टाइप हमें पता होगी, तो हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देख सकेंगे। प्राइमरी फ्री रेडिकल, एल्केन पढ़ा था ना अपने, प्राइमरी एल्केन, सेकेंडरी एल्केन, टर्सरी एल्केन। वैसे सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल, टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल, एलाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल, एक एक करके अभी बता दूंगी। इनका ऑर्डर पूछता है, और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल। अब देखो, पहले तो हम इनको सीखेंगे, फिर इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। प्राइमरी कार्बन किसको, जब फ्री रेडिकल जो बन रहा है वो यदि प्राइमरी कार्बन पे बनता है तो हम उसको प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल कहेंगे। प्राइमरी कार्बन किसे कहेंगे, या तो उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ हो या उससे एक भी नहीं जुड़ा हुआ हो। जैसे CH3 रेडिकल, ये भी प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल है। CH3 रेडिकल, यहाँ ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी कौन सा कहलाएगा, प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। और प्राइमरी कार्बन पे जब फ्री रेडिकल आता है तो हम उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल। एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ तब भी वो फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल है, और जब वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तब भी वो प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल है। क्लियर। सेकेंडरी मीन्स कितने से जुड़ेगा, दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो। C इस पे कोई फ्री रेडिकल आए, इस पे कोई फ्री रेडिकल आए, ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल। सेकेंडरी कार्बन से के ऊपर यदि फ्री रेडिकल होगा तो वो कौन सा कहलाएगा, सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल। अब सेकेंडरी कार्बन हम किसे कहते हैं, जब कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए हो। क्लियर। अब टर्सरी मीन्स तीन कार्बन जुड़े हुए हो, तो तीन कार्बन जुड़े हुए होंगे तो वो फ्री रेडिकल क्या कहलाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल कहलाएगा। ये तीन कार्बन जुड़ गए इससे, तो इसके ऊपर रेडिकल आया तो ये क्या कहलाएगा, टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल कहलाएगा। क्लियर। एलाइलिक ग्रुप हम इसको कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस ग्रुप को, ये ग्रुप कहलाता है एलाइलिक ग्रुप। ठीक है। अब इस ग्रुप पे इसके ऊपर जब फ्री रेडिकल आता है तो ये क्या कहलाएगा, एलाइलिक फ्री रेडिकल, एलाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल। क्लियर। बेंजाइलिक ग्रुप ये कहलाता है। अब इसके ऊपर फ्री रेडिकल है तो ये क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से, अब हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले इस फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर के बारे में। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है
और किस तरीके की स्ट्रक्चर बनाता है, फिर हम इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे। प्राइमरी फ्री रेडिकल किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं, टर्सरी किसे कहा जाता है, एलाइलिक फ्री रेडिकल किसे कहा जाता है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल किसे कहा जाता है, ये तो आपको मैंने बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि इस फ्री रेडिकल की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी। देखो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे निकालते हो, देखो फ्री रेडिकल है, इट मीन्स एक तो बॉन्ड नहीं बना रखा इसने, एक तो इसके पास क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 3 बॉन्ड बना रखे, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, कार्बन के साथ बना सकता है, किसी के साथ भी बना सकता है। मैं इसकी बात कर रही हूँ। 3 की बॉन्ड इसके पास क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? जब 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो आप इनको कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए बॉन्डिंग बनाने के लिए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक s का हो गया और 2 p के हो गए, मीन्स क्या हो गया, sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए इनको कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए, 3 बनाने के लिए एक s का होगा और 2 p की मिक्सिंग होंगी, तो ये क्या बना लेगा, sp2। sp2 के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में तो तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर? और एक जो p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बच जाएगा। देखो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s2 2s2 2p2, यही है। ये इनर वाला पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग में, आउटर वाले करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये कहानी है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से जा चुका था, ये ही बॉन्ड बनाएंगे, कितने, ये तीनों ही बॉन्ड बनाएंगे, यही तो हुआ। तो ये तीनों बॉन्ड बनाएंगे, तो ये तो क्या हो गए, sp2, और ये कैसा बचा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कैसा बच गया, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये कैसे रहेंगे, sp2 है तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120। क्लियर? बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120। स्ट्रक्चर क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ये प्लेन में होंगे, यहाँ पे ये सिग्मा और ये सिग्मा, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेगा जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? ये इस तरीके से प्लेन के ऊपर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रेडिकल है, जिसके कारण रेडिकल आया हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ये 3 सिग्मा बॉन्ड चाहे हाइड्रोजन से बनाए चाहे कार्बन से बनाए, 3 सिग्मा बॉन्ड किस में बने, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अब हाइड्रोजन है तो s के साथ ओवरलैपिंग करेगा, या कोई दूसरा कार्बन है तो उसके sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, उसके साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लियर? ये इसकी स्ट्रक्चर थी। अब बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की, फ्री रेडिकल्स की। स्टेबिलिटी देखो बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, है ना। ये हम पढ़ते हैं कि भाई वही स्पीसीज मोर स्टेबल होती है जो जिसमें एटम का अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, बाहर वाला
जो वैलेंस सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ले, यही बात थी। अब इसके पास देखो सिग्मा बॉन्ड बनाया, इसका खुद का इलेक्ट्रॉन था 1 2 3 और ये चौथा जो अनपेयर्ड था। क्लियर? अब ये बॉन्ड बना रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से आएगा और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो गए? 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने होने चाहिए? 8। मीन्स ये कार्बन कैसा बनेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। बना? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो इसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? जो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करे। मीन्स यदि मैं इस कार्बन फ्री रेडिकल पे ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर सके तो वो क्या करेगा? इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। और जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको और डेफिशिएंस बनाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक की चीज़ें देख ली। अब हमने देखा, अभी हमने पढ़ा था कौन कौन से? प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी, टर्सरी और एलाइलिक और बेंजाइलिक। मैं इनके एक एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है? CH3 CH2 पे रेडिकल, CH3 CH3 पे रेडिकल, ठीक है? CH3 इस पे रेडिकल, एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे रेडिकल और एक ये था। चलिए पहले हम इनकी बात करते हैं। इस कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है? CH3 ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है? एल्काइल ग्रुप में 3 यदि यहाँ पे 2 इफेक्ट आएंगे क्रिएट होके, इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए शर्त होनी चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो मीन्स यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स जो है, हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होगा? इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। मैंने क्या कहा? हाइपर कॉन्जुगेशन से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर? तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे? 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे। मीन्स इसकी 3 हाइड्रोजन के कारण हाइपर कॉन्जुगेटेड इंक्रीज होगा। क्लियर? और CH3 का प्लस आई इफेक्ट इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है? अब हम यहाँ बात करें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 6 तो अल्फा हाइड्रोजन है। मीन्स हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स कितनी हो गई? 6 हो गई। तो एक तो 3 बढ़ा रही थी, एक 6 बढ़ा रही है, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हुआ। दूसरा 2 प्लस आई इफेक्ट जुड़े हुए हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पे CH
के ऊपर जो फ्री रेडिकल वाला है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, 2 ग्रुप बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ तो 3 ग्रुप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कितने हो गए, 9 तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए और 3 ग्रुप बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा, इसकी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 तो प्लस आई इफेक्ट वाले हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन कार्बन को ही डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, ये भी कार्बन को ही दे रहे हैं, और 9 इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हैं जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया क्लियर। तो इन तीनों में से यदि कंपैरिजन कराया जाए तो हमें साफ साफ दिख रहा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन और देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है ये फ्री रेडिकल का रिजोनेंस हो जाता है, मीन्स ये फ्री रेडिकल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ऐसे जाएंगे, ये पाई बॉन्ड है, इसके होमोलाइट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये रेडिकल और ये रेडिकल में डबल बॉन्ड बन गया और इस पे रेडिकल आया, मीन्स ये रेडिकल जो है वो 2 कार्बन पे स्प्लिट हो गया, डिलोकेलाइज्ड हो गया। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हुई, बढ़ी। ये जो फ्री रेडिकल है ये 2 कार्बन पे हुआ, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। भाई एक अकेला आदमी वजन उठाए और उसी वजन को यदि 2 आदमियों में बढ़ जाए तो वो वजन कम हो जाता है। वैसे ही ये पहले अकेला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज था, इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये कितने पे आया, इसका वजन किसने बंटवा लिया, 3rd वाले कार्बन ने। तो क्या हुआ, थोड़ा सा वजन कम हो गया, मीन्स 2 में स्प्लिट हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी इन तीनों से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो सबसे क्या होगा, एलाइलिक का ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं बेंजाइलिक की। बेंजाइलिक में ये जो फ्री रेडिकल है ये इसके साथ साथ इन कार्बन्स पे भी बढ़ जाता है, और देखो कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, मीन्स स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। CH2 रेडिकल है ना। अब यही पाई बॉन्ड है, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ रेडिकल आ गया, ये फॉर्म बनी। अब क्या होगा, इस पाई बॉन्ड का फिर से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, यहाँ रेडिकल आ गया, ये रेडिकल और ये रेडिकल डबल बॉन्ड बना लेंगे। CH2 ये और ये यहाँ रेडिकल, फिर से क्या होगा, इस पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ रेडिकल, अब देखो ये एक रेडिकल, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, कितनी जगह बट गया, 4 जगह डिवाइड हो गया, मीन्स इसकी स्टेबिलिटी तो और भी ज़्यादा बढ़ गई। स्टेबिलिटी बढ़ी भाई, डीलोकलाइजेशन हो गया इस रेडिकल्स का, और तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन में कितनी बनी, 4 स्ट्रक्चर, वहाँ कितनी थी, 2। एलाइलिक में 2 ही बनी, जबकि बेंजाइलिक में कितनी आई,
4, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई? बेंजाइलिक की। बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब कई बार हम फंस जाते हैं, हमारे पास 2 ही 3 डिग्री 2 डिग्री ऐसे हो जाते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है? जैसे मान लो आपको ऐसा दिया हुआ हो, ये रेडिकल है ना, एक ये दिया हुआ हो, ये रेडिकल, और एक ये दिया हुआ हो, ये रेडिकल। कौन स्टेबल होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? अब यहाँ पे वही हमें अल्फा हाइड्रोजन पता होने चाहिए, है ना भाई। प्लस आई इफेक्ट तो सेम लग रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। क्लियर? उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। यहाँ 2 अल्फा, 2 अल्फा और 3 अल्फा, कितने हो गए? टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे कितने? 3, 2 और 1, 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और यहाँ पे कितने हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? 9 वाला। फिर कौन होगा? 7 वाला। और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा? 6 वाला। मीन्स जिसमें सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो लीस्ट स्टेबल होगा, और जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो मोर स्टेबल होगा। क्लियर? तो ऐसे सेकेंडरी में भी अगर आपके पास ऐसे आ जाए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आता है वो आपके एक क्वेश्चन तो आपके बहुत सारे, जैसे मान लो फ्री रेडिकल ही दे दिए, ऐसे कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, इन सब की स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछते हैं, तो आपसे वो दे दिया और उनका ऑर्डर लिखवाते हैं। तो कार्बन फ्री रेडिकल का ऑर्डर मैंने आपको बता दिया है। जो उस कार्बन फ्री रेडिकल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो तो उनका क्या करेगा? स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। और जो उस कार्बन के ऊपर जहाँ फ्री रेडिकल लगा हुआ है उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, वो ग्रुप क्या करेगा? उनकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मीन्स उस कार्बन को और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बना देगा, जिससे वो जो फ्री रेडिकल है वो और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर भी याद रखोगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल्स की। थैंक यू स्टूडेंट्स।